नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक बहन के ससुराल वालों ने शादी से पहले मांगा इतना दहेज कि भाई के पैरों तले जमीन निकल गई। सुबह का समय था। शादी की चहल पहल के बाद धीरे धीरे सभी मेहमान अपने अपने घर लौटने की तैयारी में थे। मोना नई नवेली बहू अभी अपनी शादी के खुमार में थी। दूसरी ओर उसका पति मोहित अलग कमरे में बैठा शादी के खर्चों का हिसाब किताब बना रहा था। उसके माथे पर थोड़ी चिंता की लकीरें थी। इतने बड़े आयोजन ने परिवार पर आर्थिक दबाव डाला था और अब उसे हर चीज को संतुलित करना था। वह विमला जी, मोहित की मां, बहू के मायके से आए सामान को व्यवस्थित करने में व्यस्त थी। हालांकि विमला जी और मोहित ने शादी में दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। रिश्ता तय होने के तुरंत बाद ही विमला जी ने मोना के माता पिता से कह दिया था कि हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मोहित अच्छा कमाता है, अच्छी नौकरी करता है। हम दहेज देने और देने की बिल्कुल हिमायती नहीं है। परंतु इतना मना करने के बावजूद लड़की वालों ने दिल खोलकर दहेज भेजा था। मोना देर से जागती थी। शादी की थकान और मीठे ख्वाब उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। वह बिस्तर से उठी और सीधे बाथरूम की ओर चली गई। लेकिन कुछ ही देर में वो झुंझुलाते हुए बाहर निकली और तेज आवाज में मोहित को आवाज लगाई। मोहित, जरा यहां आना तो। अपना काम छोड़ छाड़ कर मोहित मोना के पास गया। मोहित, ये क्या है? बाथरूम में गीजर तक नहीं है। अब मैं नहाऊं कैसे? मोना, गीजर तो नहीं है तो क्या हुआ? मैं माँ से कह देता हूँ, वो भगोने में पानी गर्म करवा देंगी। मोना ने मोहित की बात सुनते ही अपनी बोहें चढ़ा ली और बोली, ओ रियली? तुम भगोने में पानी गर्म करोगी? ये क्या मजाक है? मोहित, तुम्हें पता भी है मेरे मायके में चार बाथरूम है और हर बाथरूम में गीजर लगे हुए हैं। अगर मुझे पता होता कि यहाँ गीजर तक नहीं है तो मैं पापा से कह देती। जब उन्होंने दहेज में मुझे इतना कुछ दिया है तो गीजर में भिजवा देती। मोना की इन बातों से मोहित का चेहरा उतर गया। वो कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी चुप्पी में संकोच और असमंजस दोनों थे। फिर उसने संयमित स्वर में जवाब दिया, मोना, मैं जल्दी गीजर लगवा दूंगा। तुम इस तरह परेशान मत हो। लेकिन तुम्हें शादी से पहले इन सब चीजों का ख्याल क्यों नहीं आया? मोना बोली। मोहित कुछ कहने लगा था, लेकिन तभी विमला जी, मोहित की मां, अपनी बहू की बातें सुनकर कमरे में आ गई। विमला जी स्थिति को संभालते हुए बोली, अरे बहू, परेशान मत हो। बस कुछ ही देर की बात है। मैं किचन में पानी गर्म करवा देती हूँ। और मोहित, कल बाजार जाओ और एक अच्छी कंपनी का गीजर ले आना। मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर विमला जी वहां से चली गई। मोना विमला जी के शब्द सुनकर थोड़ी शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नाखुशी झलक रही थी। शाम के समय मोना फोन पर अपनी सहेली मीनाक्षी से बातें कर रही थी। मीनाक्षी ने कहा, मोना, तेरी शादी का फंक्शन तो कमाल का था यार। इतना बेहतरीन इंतजाम, ऐसी भव्य सजावट, और वो तेरा लहंगा, सब कुछ कितना बढ़िया था कि हम लोग तो तारीफ के बिना नहीं रह सके। वैसे तेरे मम्मी पापा ने दिल खोलकर खर्च किया। मोना हंसते हुए बोली, अरे तुझे पता है, मम्मी पापा ने कहा था कि बेटी की शादी ऐसे करेंगे कि पूरे शहर में चर्चा होगी। तुमने मेरी गाड़ी देखी थी? बिल्कुल नया मॉडल है। लहंगे से लेकर गहनों तक हर चीज स्पेशल थी। दोनों सहेलियां हंसते हंसते बातें कर रही थी। तभी मोना की ननद नेहा ने दरवाजा खटखटाया। भाभी,
मोहल्ले की कुछ औरतें आपसे मिलने आई हैं। वो आपको देखने के लिए बड़ी उत्सुक है। तैयार होकर आ जाओ। मोना ने मोना ने फोन काटा और जल्दी से अपनी अलमारी से अपनी सबसे सबसे खूबसूरत साड़ी निकाली। उसने साड़ी पहनकर हल्का मेकअप किया और जैसे ही बाहर निकली, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। मोहल्ले की औरतें उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगी। एक ने कहा, मानना पड़ेगा विमला, बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। तभी दूसरी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, गुलाबी रंग की ये साड़ी तो बहू पर खूब फवरी है। विमला, क्या ये भी तुम्हारी पसंद की है? इससे पहले विमला जी कुछ कहती, मोना बड़े उत्साहित स्वर में बोली, अरे नहीं आंटी जी, ऐसी साड़ियां खरीदना इनके बस की बात कहाँ है। ये मेरे दहेज की साड़ी है। जानती हैं, इसे मैंने दिल्ली के सबसे बड़े शोरूम से खरीदा था। वहां की ये सबसे खूबसूरत साड़ी थी। मम्मी ने इसे खास मेरे लिए चुना था। पूरे 20,000 की खरीदी है। सच में बहू, तुम्हारे मायके वालों की पसंद तो कमाल की है। पड़ोसन ने कहा, हाँ आंटी जी, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखा। मेरे पास जितनी भी ड्रेसेस और साड़ियां हैं, सबकी सब 20,000 से ऊपर की हैं। और गहने के बारे में तो पूछिए ही मत। पूरे 50 तोला सोने के गहने हैं मेरे मायके की तरफ से। यहाँ तक कि जो गाड़ी उन्होंने दी है, वो भी मेरी फेवरेट ब्रांड की है। ये सुनकर पड़ोसन ने एक दूसरे की ओर देखने लगी। वैसे विमला, बहू ने घर दहेज से भर दिया है, पड़ोसन बोली। मोना के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन पास खड़ी विमला जी चुपचाप ये सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की असहजता उभरी, लेकिन उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की। विमला जी ने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, बहू, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। अब सब बैठकर थोड़ा चाय पानी कर ले। मोना ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बातों में लगी रही। विमला जी चाय बनाने के लिए चुपचाप किचन की ओर चली गई। मोहित जब घर लौटा तो उसने मोना को पड़ोस की महिलाओं से घिरा पाया। मोहित ने मोना की सारी बातें सुन ली थी। उसे मोना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से पर काबू रखते हुए उसने मोना से अकेले में बात करने का फैसला किया। जब सभी महिलाएं चली गईं, तो उसने धीरे से मोना से कहा, मोना, ये तुम सबके सामने क्या अनाप शनाप बोलती जा रही थी? तो मोना ने थोड़ी सी नाराजगी के साथ कहा, क्या बात है मोहित, क्या मैं कुछ गलत कह रही थी? मैं तो बस सच ही बताया था ना। मोहित ने कहा, लेकिन तुम्हें इस तरह जताने की जरूरत नहीं थी मोना। तुम्हें भी मालूम है कि हमने दहेज देने से साफ इनकार किया था। तो मोना ने गुस्से में कहा, अरे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने इतना कुछ दिया है, तो मैं क्यों ना बताऊं? तुम्हारी माँ तो मुझे खुद ही कहती है कि मेरे मायके वालों ने मुझे दहेज में बहुत कुछ दिया है। मोहित ने समझाते हुए कहा, हाँ हाँ मोना, माँ ने बात कही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर जगह जाकर ये बात दोहराओ। लेकिन इतना समझाने पर भी मोना ने मोहित की बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया और मोबाइल देखने में व्यस्त हो गई। दिन यूं ही बीतने लगे। मोना अक्सर बातों बातों में अपने दहेज का जिक्र छोड़ दिया करती थी। किसी घर के बाकी सदस्य बाहर वालों के सामने असहज महसूस करने लगे थे। एक दो बार मोहित और मोना की इस बात पर बहस भी हो गई थी। इसी बात पर एक दिन नाराज हो गई मोना। विमला जी उन दोनों के बीच खटास का कारण जानती थी। एक दिन विमला जी ने उसे समझाते हुए कहा, बहू, मैं जानती हूँ कि तुम अपने मायके में बहुत आराम और सुविधाओं में रही हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा, लेकिन बहू, तुम्हारे ससुराल भी तुम्हारा अपना घर है। मायके और ससुराल की तुलना करने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। समझदारी इसी में है कि तुम अपने मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाकर चलो, क्योंकि तुम दोनों जगह की इज्जत हो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ
कि तुम और मोहित मिलकर मजबूत रिश्तों की नींव रखो। परंतु मोना ने उनकी बात को भी एक कान से न सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। मोहित और मोना की शादी को भी कुछ ही दिन बीते थे कि मोहित की बहन नेहा के लिए भी एक अच्छे से अच्छे घर के रिश्ते आ गया। लड़के का नाम था रमन। वो अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा था और अच्छा खासा कमा रहा था। घर परिवार भी सब अच्छा लगा तो एक शुभ मुहूर्त देखकर एक अच्छे होटल में नेहा और रमन की मंगनी कर दी गई। परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। एक दिन विमला जी ने मोहित से कहा, बेटा, नेहा की सासू माँ का फोन आया था। वो घर पर आने को कह रही थी। शादी की बात करने के लिए तो मोहित ने कहा, ठीक है माँ, इसमें परेशानी क्या है? तो विमला जी बोली, लेकिन बेटा, मुश्किल से 1 महीना हुआ है तुम्हारी शादी को। महंगाई इतनी है कि नाक करते करते भी शादी में अच्छा खासा खर्च हो ही गया था। अब नेहा की शादी में तो उससे ज्यादा ही खर्च हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी 6 महीने के लिए रुक ही जाते हैं। इस पर मोहित ने कहा, नहीं माँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास इतनी बचत है कि शादी का इंतजाम अच्छे से हो ही जाएगा। आप उन्हें कल बुला लीजिए। इस मामले में देरी करने का कोई फायदा नहीं है। सब अच्छे से हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आज शाम को लड़की वालों ने आना था, इसलिए विमला जी ने अपनी काम वाली से कहा, कमला, आज पूरे घर की झाड़ू पोछा अच्छे से कर देना। उसके बाद ही फर्श की सफाई करना। ठीक है मेम साहब, कहकर कमला अपने काम में जुट गई। उसी समय मोहित भी वही पास में बैठा था और फोन पर किसी से जरूरी कॉल में व्यस्त था। कमला को फर्नीचर साफ करता देख मुन्ना तुरंत वहां आ गई और बोली, छी, इतने गंदे कपड़े से मेरा इतना महंगा फर्नीचर तो और भी ज्यादा गंदा हो जाएगा। इतना भी समझ नहीं है तुम्हें कि फर्नीचर की सफाई के लिए स्प्रे क्लीनर का प्रयोग होता है। कम से कम माँ जी तो देख सकती थी ना कि इतने महंगे फर्नीचर को किस तरह साफ किया जाता है। इतना कहकर मोना अपने कमरे से क्लीनिंग स्प्रे लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, इससे करो साफ सफाई। बिल्कुल समझ नहीं है तुम्हें। अभी काम वाली बाई ने वो स्प्रे उठाया ही था कि तभी उसका पैर फिसला और वो टेबल के किनारे से जा टकराई। ये देखकर बजाय ये पूछने के कहीं कमला को चोट तो नहीं आई, मोना उसी पर बरस पड़ी। सही तरह से काम भी नहीं कर सकती। तुम्हें सफाई करने के लिए कहा है या सामान तोड़ने के लिए? पता भी है पूरे 4 लाख का फर्नीचर है ये। सारा ढंग से सफाई करो। अगर कुछ भी तोड़ा तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी। और वैसे भी तनख्वाह काटने से बनेगा भी क्या? तुम्हारी पूरी उम्र भी निकल जाए ना, तब भी तुम इस खर्चे की भरपाई नहीं कर पाओगी। कमला अपने सिर को सहलाते हुए कुछ घबराई हुई सी खड़ी थी। उसकी आंखों में अपमान और चोट का दर्द साफ झलक रहा था। उसी समय विमला जी वहां आई। अरे क्या हुआ बहू? उन्होंने पूछा तो कमला धीरे से बोली, वो मेम साहब, पैर फिसल गया था मेरा, इसलिए मेज से जा टकराई। मोना ने गुस्से में कहा, अभी मेरे दहेज की कांच की मेज टूट जाती और अच्छा खासा नुकसान हो जाता। ये सुनकर विमला जी ने कमला जी की ओर देखा और प्यार से कहा, अरे कमला, चोट तो नहीं आई? चलो पहले थोड़ा आराम कर लो, पानी पी लो और जब ठीक लगे तब काम करना। कमला ने सहमते हुए कहा, मैं ठीक हूं माँ जी, अभी साफ सफाई पूरी कर देती हूँ। इतना कहकर कमला सारी साफ सफाई करने लगी और जब कमरों की सफाई करने के लिए भीतर गई तो मोहित ने कहा, आखिर होकर गया है तुम्हें मोना कि उस बेचारी को इतनी बातें सुना दी? सारा दिन तो घर का काम करती है वो। तो मोना बोली, हाँ तो क्या हुआ, जितना भी काम करती है पैसे लेती है, कोई मुफ्त में नहीं करती है। नौकरों के काम पर नजर रखनी पड़ती है, नहीं तो अपनी मन मर्जी से वो कुछ भी करते हैं। जानते भी हैं अगर सही तरीके से फर्नीचर की सफाई ना हो तो ये बिल्कुल पुराने दिखने लगेगा। लेकिन आपको क्या पता, ऐसा फर्नीचर
आपके घर पर पहले था कहाँ? आपके घर पर तो क्या, आपके खानदान में किसी के घर पर नहीं होगा इतना महंगा फर्नीचर। मैं थोड़ा तो सोचकर बोला करो। पता भी तुम क्या बोलती जा रही हो। चीजें इंसान के लिए होती हैं, इंसान चीजों के लिए नहीं। अरे मेरे लाखों का फर्नीचर है, मेरे माँ बाप ने इतने प्यार से दिया है, क्या मैं इतना भी नहीं कह सकती? लेकिन मोना, बात करने का एक तरीका होता है। काम करने वाले लोगों को इज्जत देना हमारा फर्ज है। अगर वे हमारे लिए काम करते हैं तो हमें उनके आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। फिर मोना गुस्से से बोली, हे भगवान, जिसे देखो यहाँ पर लेक्चर देने में लगा हुआ है। बोलते हुए मोना आंखें तैराते हुए अपने कमरे में चली गई। शाम का समय हो चला था और लड़की वालों के आने का वक्त नजदीक था। मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने एक हल्के रंग का सूट पहना था और दुपट्टा सिर पर रखा हुआ था। उसकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। तभी मोना कमरे में दाखिल हुई। नेहा, ये क्या पहन लिया तुमने? मोना ने थोड़ी हैरानी से पूछा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, ये सूट माँ ने दिया था, मुझे बहुत पसंद है और इसमें मैं कंफर्टेबल भी महसूस करती हूँ। मोना ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नेहा, ये सूट अच्छा है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है तुम्हारे लिए। पहली बार लड़के वाले आ रहे हैं और तुम्हें सबसे खूबसूरत और मॉडर्न दिखना चाहिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लेकर आती हूँ। मोना अपने कमरे में गई और अपने वार्डरोब से सिल्वर गोटे वाला एक ब्रांडेड सूट निकाल कर लाई। सूट महंगा और बहुत आकर्षक था। नेहा, ये देखो, ये सूट पहनकर तुम बेहद खूबसूरत लगोगी। मैंने इसे किसी खास फंक्शन के लिए लिया था। ब्रांडेड है और इसकी फिनिशिंग कमाल की है। इसे पहन के जब तुम बाहर आओगी तो सबकी नजरें तुम पर ही टिकी रहेंगी। नेहा ने मोना की बात मान ली और उसका सूट पहन लिया। जब वो तैयार होकर आई तो मोना ने खुशी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम पर ये सूट बहुत जचेगा। अब चलो, मेहमानों के आने का समय हो रहा है। रमन अपनी माँ रमा जी के साथ आया। दोनों का विमला जी ने गर्मजोशी से स्वागत किया और बैठक में बिठाया। नेहा ने कमरे में प्रवेश किया और रमा जी के पैर छुए। होने वाली सास ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अरे वाह नेहा, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं। इतना सुनते ही मोना ने तुरंत बीच में कहा, देखो नेहा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरा सूट पहन लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अब तो तुम तारीफें बटोरती है ना। प्रभाजी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, ओ, ये सूट तुम्हारा है मोना बहू? मोना ने गर्व से कहा, जी हाँ, मैंने इसे खास तौर पर डिजाइन करवाया था। मुझे पता था कि ये नेहा पर कमाल लगेगा। नेहा तो कोई पुराने डिजाइन का सूट पहन रही थी। मैंने इसे अपना सूट ला कर दिया था, मेरे मायके की तरफ से है। तुम्हारी पसंद वाकई बहुत अच्छी है, नेहा की सास ने मोना से कहा। तो मोना खुशी से बोली, थैंक यू आंटी जी। इस तरह के तो पूरे 50 जोड़ी दिए हैं मेरी मम्मी ने दहेज में। उनकी इकलौती लाडली बेटी जो हूं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मेरी माँ ने मुझे दहेज में ना दी हो। कहते हुए मोना अपने गले में पहना हुआ नेकलेस ठीक करने लगी। तो रमा जी उसे देखते हुए बोली, अरे वाह, नेकलेस तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा। क्या ये भी? और नहीं तो क्या आंटी, ये भी मेरे मायके की तरफ से है। डायमंड नेकलेस है। खास तौर पर ज्वेलर से अपनी पसंद के नेकलेस डिजाइन करवाए थे मैंने। इसके अलावा डायमंड की इयररिंग और गोल्ड की 1 दर्जन चूड़ियां भी दी उन्होंने मुझे। ये सब सुनकर मोहित गुस्से से मोना की ओर देखने लगा, लेकिन मोना तो अपनी बातों में मस्त थी। फिर विमला जी ने माहौल को संभालते हुए मिठाई उनकी आगे करते हुए कहा, अरे बहन जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, ये मिठाई लीजिए ना। फिर रमन ने नेहा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ड्रेस कैसी भी हो, लेकिन आपकी सादगी आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस बात पर नेहा मुस्कुरा दी। चाय का दौर शुरू हो चुका था। रमा जी ने चाय का पहला घूंट लिया और पूरे हॉल में एक नजर दौड़ाई। दीवारों पर सजी खूबसूरत पेंटिंग्स,
डिजाइनर, शो पीस और शानदार फर्नीचर को देखकर उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, विमला जी, आपके घर की सजावट तो वाकई कमाल की है। हर चीज इतनी सुंदर और व्यवस्थित लग रही है। ये सजावट का सामान कहाँ से लिया आपने? विमला जी ने मुस्कुराते हुए जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि मोना बीच में बोल पड़ी, आंटी जी, ये सब जो आप देख रही है ना, मेरे दहेज में आया है। असल में मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही महंगी और ब्रांडेड चीजें दी हैं। हमारे यहाँ लड़के को दहेज में सब कुछ भर भर कर दिया जाता है। ये सारा फर्नीचर, कांच के शोपीस, यहाँ तक कि ये कटलरी सेट भी मेरे मायके से ही आया है। मोना के इस जवाब पर रमा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वैसे बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। माँ बाप अपनी बेटी को जितना दे उतना कम लगता है। हर कोई अपनी हैसियत से बढ़कर देता है अपनी बेटियों को। फिर मोना ने कहा, जी आंटी, मेरे मायके वालों ने भी मेरी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। असल में मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि शादी में दिया गया सामान लड़की का सम्मान बढ़ाता है। रमा जी ने विमला की तरफ देखकर कहा, विमला जी, आपको तो बैठे बिठाए इतना कुछ मिल गया। सच में आप तो बहुत किस्मत वाली हैं कि इतनी अच्छी बहू मिली है आपको। रमा जी की इस बात पर विमला जी का चेहरा फीका पड़ गया, पर खुद को संभालने की कोशिश करते हुए वो मुस्कुराई, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर खिन्न हो गया। फिर बोली, वैसे तो हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए हम दहेज देने के हक में कभी नहीं थे। हमारा मानना है कि जितना हमारे पास है उससे हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। परंतु फिर भी बहू के मायके वालों ने, विमला जी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मोना ने बीच में ही बोलते हुए कहा, अरे आंटी जी, ये सब तो कहने की बातें होती हैं। सिर्फ अंदर ही अंदर सबकी इच्छा होती है कि बहू दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आए। अब आप ही बताइए, किसे अच्छा नहीं लगता जब दहेज में इतना सब कुछ मिलता है? मोना ने गर्व से अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसलिए मैंने तो अपने मम्मी पापा को पहले ही बोल दिया था कि मुझे दहेज में एक लग्जरी कार चाहिए। और देखिए, उन्होंने मेरे लिए एक शानदार ब्रांड की कार खरीद कर दी। बाहर खड़ी है, मेरे दहेज की तो है गाड़ी। मोना की बात सुनकर रमा जी की आंखें अचरज से खुल गई। उन्होंने तुरंत मोहित की तरफ देखा और कहा, वाह मोहित, तुम्हें तो दहेज में इतनी शानदार गाड़ी मिल गई, बैठे बैठे वो भी। इतनी बड़ी चीज मिलना किस्मत की बात होती है। मोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आंटी जी, वैसे तो हमारे पास पहले से एक गाड़ी थी, हमारी जरूरतें तो उसी से पूरी हो जाती थी। लेकिन मोना ने फिर से मोहित की बात काटते हुए कहा, अरे आंटी जी, गाड़ी तो थी, लेकिन इतनी पुरानी थी कि उसमें बैठने का दिल ही ना करे। अब मेरे मायके वालों ने जो नई गाड़ी दी है उसी से मोहित ऑफिस जाते हैं। मोहित, जो अब तक मोना की बातों को शांत रहते हुए सुन रहा था, अब अपना गुस्सा दबा नहीं सका। मोना, जरा 2 मिनट के लिए मेरे साथ आना। तो मोहित बोला, तो मोना उसके पीछे पीछे आई। मोहित का चेहरा गुस्से और झुंझुलाहट से तमतमाया हुआ था। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस लेते हुए मोना की ओर घूरा। मोना, ये सब क्या था? तुमने बाहर क्या कह दिया? तुम्हें समझ नहीं आता कि औरों से क्या बात करनी चाहिए? मोहित ने तेज आवाज में कहा। तो मोना, जो अभी तक बेफिक्र नजर आ रही थी, बिस्तर पर बैठते हुए बोली, मैंने सर क्या कह दिया जो तुम इतने नाराज हो रही हो? सच्ची तो कहा है। रियली? मोहित ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है कि सबके सामने अपने दहेज की बात करना सही था? तुमने देखा नहीं कि माँ कितना शर्मिंदा हो गई थी तुम्हारी बातों से? अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? जो सच है वही तो कहा मैंने, क्या झूठ कहा? और वैसे भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे दहेज दिया है, तो उसमें छिपाने वाली क्या बात है? मोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मोना, मैंने तुम्हारे परिवार वालों से साफ कहा था
कि हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने फिर भी अपनी मर्जी से दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार इसे अपनी शान दिखाने का जरिया बनाओ। जब तुमने शादी के बाद इस घर को अपनाया है तो कम से कम अपनी बातों और हरकतों से हमारा अपमान तो मत करो। तो मोना ने गुस्से से कहा, मोहित, तुम हमेशा मुझे गलत क्यों ठहराते हो? मैं तो बस वही करती हूँ जो सही है। अगर सच बोला तुम्हारे लिए इतनी बड़ी समस्या है तो तुम्हें पहले ही मुझे कह देना चाहिए था। ये सुनकर मोहित बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। उधर रमा जी मुस्कुराते हुए बोल रही थी, अरे वाह विमला जी, आपके समधी समधन ने तो सच में बहुत दिल से दहेज का सामान दिया है। आप तो वाकई भाग्यशाली हैं। खाना खाने के बाद शादी की तारीख के बारे में बातचीत हुई और अगले महीने की शादी की तारीख तय कर दी गई। रमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा विमला बहन, अब आप भी शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए, समय निकलते देर नहीं लगती। मोहित ने हंसते हुए कहा, आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शादी बहुत धूमधाम से होगी। रमा जी और रमन ने इस पर सहमति जताई। माहौल हल्का और खुशनुमा था। थोड़ी देर और बातचीत के बाद वे दोनों वहां से विदा हो गए। विमला जी ने भी राहत की सांस ली और मोहित से बोली, बेटे, हमें जल्दी ही शादी की तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी, दिन तो बहुत कम है हमारे पास। तो मोहित बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊंगा। अब सब समय पर हो जाएगा। लेकिन अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे कि अचानक रमा जी का फोन आ गया। उनकी आवाज में थोड़ी गंभीरता थी। विमला जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। विमला जी थोड़ा हैरान हुई और बोली, अरे बहन जी क्या हुआ, आप फोन पर ही बता दीजिए। रमा जी ने ठहरते हुए कहा, नहीं, ये बात फोन पर नहीं की जा सकती, आमने सामने बैठकर ही बात करनी होगी। आप यहाँ आ जाइए। विमला जी का मन थोड़ा परेशान हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है बहन जी, कल हम आपके घर आकर मिलते हैं। अगले दिन सुबह मोहित और विमला जी नेहा के होने वाले ससुराल पहुंचे। रमा जी ने उनका स्वागत किया और रमन भी वहां मौजूद था। सभी ड्राइंग रूम में बैठ गए। चाय पानी के बाद रमा जी ने बात शुरू की, देखिए विमला बहन, हमने नेहा को बहुत पसंद किया है। वो वाकई बहुत संस्कारी और समझदार लड़की है। लेकिन रमा जी थोड़ा रुकी। विमला जी ने चिंतित होकर बोला, लेकिन क्या बहन जी, सब कुछ सही तो चल रहा था, क्या कोई समस्या है? रमा जी ने थोड़ा असहज होकर कहा, समस्या तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें पहले ही स्पष्ट कर लिया जाए तो अच्छा है। ड्राइंग रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। रमा जी ने चाय का एक घूंट लिया और फिर गंभीर स्वर में कहा, देखिए विमला बहन, दरअसल मैं आपसी शादी में दिए जाने वाले दहेज के बारे में बात करना चाहती थी। ये सुनते ही विमला जी और मोहित हैरान रह गए। मोहित ने गुस्से को छिपाते हुए अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन चुप रहा। रमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे विमला बहन, अब इस बात को इतना गंभीरता से मत लीजिए। देखिए, हमारी तो कोई खास मांग नहीं है, लेकिन सोच रही थी कि शादी में जो सामान आएगा वो ब्रांडेड और अच्छा होना चाहिए। आखिर ये सब तो नेहा के लिए ही है। विमला जी ने थोड़ा असहजता से कहा, जी, नेहा के लिए तो हम अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही देंगे। तो रमा जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, फर्नीचर तो हम अपनी पसंद से खरीदेंगे, इसके लिए आपको 5 लाख अलग से देने होंगे। आखिर हमारी बेटी के लिए नए घर को अच्छी से सजाना हमारा फर्ज है। विमला जी का चेहरा उतर गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह दी, रमा जी ने बात को आगे बढ़ा दिया। और हाँ रमा जी, हंसते हुए बोली, जब आपने अपनी बहू से इतना अच्छा दहेज दिया है तो अपनी बेटी नेहा के लिए भी कुछ देना तो बनता ही है। गहने और कपड़े तो आप देंगे ही,
लेकिन हमारे रिश्तेदारों के लिए ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए। आखिर ये हमारी इज्जत का सवाल है। ये सुनकर विमला जी के हाथ कांपने लगे। मोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आंटी जी, ऐसा कुछ तो हमने सोचा भी नहीं था। हम तो हमेशा दहेज के खिलाफ रहे हैं। हाँ, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो पाएगा जरूर करेंगे। रबाजी ने मोहित की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, बेटा, लेकिन ये तो एक परंपरा है। समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि नेहा की शादी के बाद कोई इसके मायकों को लेकर कुछ कहे। विमला जी ने रमाजी की मांगों को सुनने के बाद ठहरते हुए कहा, लेकिन बहन जी, इससे पहले तो आपने दहेज के बारे में कोई बात नहीं की थी। सब कुछ अच्छे से तय हो चुका था। फिर अब अचानक ऐसी बातें क्यों? रमाजी ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे विमला बहन जी, दहेज की बात तो हमेशा शादी के वक्त ही की जाती है। और वैसे भी आपका बेटा मोहित अच्छा कमाता है। अपनी बहन को अच्छे से विदा करेगा तो हम भी अपने रिश्तेदारों को शान से दिखा सकेंगे कि हमारी बहू के मायके वालों ने कितना कुछ दिया है। विमला जी ने असमंजस में कहा, लेकिन बहन जी, अब तो इतना समय भी नहीं है कि हम इतनी सारी चीजों का इंतजाम कर सकें। शादी में सिर्फ 1 महीना बचा है। लमाजी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बहन जी, 1 महीना बहुत है। आजकल तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है। फर्नीचर से लेकर गहनों तक हर चीज बाजार में उपलब्ध है। आप बस अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और हाँ, हमारे बेटे रमन की खास मांग है कि दहेज में जो गाड़ी दी जाएगी वो उसकी पसंद की होनी चाहिए। कोई बड़ी लग्जरी कार पसंद किया उसने। गाड़ी की बात सुनकर बिमला जी हैरान रह गई। गाड़ी उनके मुंह से अनायास ही निकला। रमाजी ने तंज कसते हुए कहा, अरे बहन जी, परिवार बड़ा हो रहा है तो गाड़ी भी तो होनी चाहिए ना। और वैसे भी जब आपने दहेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो अब अपनी बेटी की शादी में कंजूसी क्यों? मोहित जब तक खामोश बैठा था, गुस्से को दबाते हुए बोला, देखिए आंटी जी, मैंने अपनी शादी में अपने ससुराल वालों को सख्ती से मना किया था कि हमारे घर में दहेज का कोई सामान ना भेजे, लेकिन वो उनकी मर्जी थी। रवाजी ने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर ऐसी बात थी तो उस दहेज के सामान को आप लोग इस्तेमाल ना कर रहे होते। और अगर ले सकते हो तो देने का भी हौसला रखो। फिर विमला जी ने कहा, बहन जी, हर किसी की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। हमें नेहा के लिए जितना बन सकेगा उतना करेंगे, लेकिन इस तरह से दबाव डालना। रमा जी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, बस बिमला बहन, मैं साफ बात करती हूँ। अगर हमारे कही अनुसार दहेज का इंतजाम कर सकते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना हमारी तरफ से रिश्ता खत्म। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप ये शादी करवाना चाहते हैं या नहीं। ड्राइंग रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। मोहित की आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। विमला जी ने भारी मन से रमा जी की ओर देखा। ड्राइंग रूम से बाहर निकलते वक्त मोहित ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और कहा, माँ, इस रिश्ते को यही खत्म करना सही होगा। मैं अपनी बहन को ऐसे लालची और स्वार्थी परिवार में नहीं भेज सकता। नेहा का जीवन इनकी शर्तों का बंधक नहीं बन सकता। माँ, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। विमला जी के चेहरे पर झलकते असमंजस और दर्द के बावजूद वह मोहित के साथ घर लौट आई। रास्ते पर विमला जी चुप थी और मोहित के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। घर पहुंचते ही उसने मोना को आवाज दी, मोना, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मोना हैरान होकर बोली, क्या हुआ मोहित, कहाँ जाना है? मोहित ने कठोर स्वर में कहा, तुम बस मेरे साथ चलो, सवाल मत करो। मोना उसकी आंखों में छलकते अजीब से भाव को देख चुपचाप कार में बैठ गई। पूरे रास्ते
उसने कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद जब कार मोना के मायके के सामने आकर रुकी तो वह चौंक गई। मोहित ने कार से उतरते हुए कहा, मोना, हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। अब तुम यहां से अपने मायके लौट जाओ। मोना अवाक रह गई। मोहित, क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मोहित की आवाज तेज और गुस्से से भरी थी। तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण आज मेरी बहन की मंगनी टूट गई। तुम्हारी लालच और दिखावे की आदत ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि दहेज और शान शौकत की बातें बंद करो, लेकिन तुम्हें तो हर जगह अपने मायके का दिया हुआ सामान और दहेज का दिखावा करना था। इश्तेहार छपवाने थे अपनी दहेज के। आज उन्होंने हमारे सामने उन सब चीजों की मांग रख दी जो तुम अपने मायके से लाई हो। ये सुनकर मोना रोते हुए बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बातों से ऐसा कुछ हो सकता है। मैं तो बस। मोहित ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस क्या? तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी बातें दूसरों पर क्या असर डालती हैं? तुम्हारी वजह से रमांशी को ये कहने का मौका मिला कि हमने तुम्हारे मायके से दहेज दिया है। तुम जैसे लोगों की घटिया सोच की वजह से ना जाने कितने गरीब माँ बाप अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते। क्या तुम जानती हो कि दहेज मांगने और देने की ये प्रथा कितने घरों को उजाड़ चुकी है? लेकिन तुम ये बात कैसे समझोगी? अब तुम्हें और तुम्हारी इस लग्जरी कार को मैंने तुम्हारे मायके पहुंचा दिया है। तुम्हारे दहेज का बाकी सारा सामान भी कल तक यहां पहुंच जाएगा और उसके साथ साथ तलाक के पेपर्स भी। ये सुनकर मोना हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मोहित वहां से जा चुका था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।